सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय है। वीडियो के दूसरे पार्ट में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सोशियोलॉजी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, मतलब सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का। चेंज एंड द डेवलपमेंट इन द रूरल सोसाइटी के ऊपर बात हो रही है, ग्रामीण समाज में परिवर्तन और विकास। चौथा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो का पहला इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने काफी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। हम देखना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे समाज कैसे परिवर्तित हो रहा है, उसके ऊपर इस चैप्टर के अंदर फोकस करने की कोशिश करी गई है। अगर आप अभी तक हमारे साथ चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, ट्विटर, जहां पे भी आप अवेलेबल है वहां पे जुड़ने की कोशिश करिए। फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा क्वेरीज, आप हमारे साथ उन सभी चीजों पे जुड़ सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर ना मेन, क्योंकि चैप्टर फोकस करा गया एग्रीकल्चर सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर में ही रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रहा है। तो उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कृषि संरचना, जैसे हम एग्रेशन क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, कास्ट क्लास इन द रूरल इंडिया। मतलब हमारे भारत में जाति और वर्ग के हिसाब से भी कृषि की संरचनाएं हम भारत में कई सालों से, अंग्रेजों से पहले से देखते आ रहे हैं और अंग्रेजों के बाद देखते आ रहे हैं और आजादी के बाद भी देखते हुए आ रहे हैं। हमें पता है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, प्रॉपर्टी इन द रूरल सोसाइटी के अंदर, समाज में क्योंकि अलग अलग टाइप के रहते हैं तो संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसके पास ज्यादा जमीन है उसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा हुकूमत है, ज्यादा रिक्वेस्ट इन द सेंस सॉरी रिस्पेक्ट है। तो इसीलिए ग्रामीण समाज में कृषि भूमि का होना एक लाभदायक, मैं कह सकता हूं कि केंद्र या एक बिंदु माना जाता है। अब क्योंकि हमारे पूरे इंडिया के अंदर ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्टिकुलरली इन द विलेज और द रीजन, वहां पे अलग अलग हमें देखने को मिलता है। अमीरों के पास ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, हुकूमत करने वालों के पास ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, ऊंचे तबके के लोगों के पास ज्यादा प्रॉपर्टी होती है और छोटे लोगों के पास कम प्रॉपर्टी होती है। इवन हमने वुमेन्स को भी लैंड के ऑनरशिप से बहुत दूर करा हुआ है। वुमेन्स तो है ही नहीं लैंड के ऑनरशिप में, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रूरल सोसाइटी के अंदर। अगर आप देखें तो जैसे कि रूल बना रखा है समाज के अंदर, रूल भी बनाया हुआ है समाज के अंदर, ये कहा रखा है कि जितने भी वुमेन्स होती हैं शादी के बाद वो तो दूसरे घर में चली जाएगी, लड़की तो पराया धन होती है, अपने भाग्य का लेके आती है। हम ऐसा एक माइंडसेट हमारे माइंड में है, लेकिन सही मायने में तो प्रॉपर्टी का हक जो होता है पेरेंट्स में, लड़कों का लड़कियों का हिस्सा तो बराबर होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे तो एक वर्ग हमने बोल दिया, एक क्लास हमने बोल दिया कि वुमेन को कभी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा। सिर्फ उसे क्या मिलता था, थोड़ा बहुत उसे लिमिट राइट्स मिलते थे, सम एक्सेस मिलता था, वो भी किस पे, हस्बैंड पे। मतलब मान लीजिए कि शादी करने के बाद जो कोई फीमेल है अपने मेल के साथ शादी कर लेती है तो ऑफ कोर्स उसके बाद जो उसकी जमीनें होती है, उन जमीनों पे हक जो होता है, या मैं कह सकता हूं थोड़ा बहुत उसकी वाइफ का हो सकता है। यहां पे हम कह सकते हैं एक्सेस है। लेकिन अगर हम एंशिएंट टाइम पीरियड से जाएं, अगर आपने महाभारत वाला चैप्टर पढ़ा हो तो मैंने उसमें आपको हिस्ट्री वाले में ये समझाने की कोशिश करी थी कि जो ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई इसी वजह से होती, जमीन को लेके। तो समाज में कहीं से ही शुरुआती समय से हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वुमेन को प्रॉपर्टी नहीं देनी चाहिए, वो आज से नहीं है, वो एंशिएंट टाइम पीरियड से हमारे समाज में हमें देखने को मिलता है। एंशिएंट टाइम पीरियड से, तो उस टाइम पीरियड से दो सिस्टम चलते थे। एक था क्या कहते हैं, पैटर्नली सिस्टम में पितृ सत्ता होती थी, फादर को मरने का प्रॉपर्टी जो होती है बेटी को नहीं मिलती है, बेटे को ही मिलती है। इवन हमने महाभारत में देखी थी कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई हो रही थी तो वहां पे जो प्रॉपर्टी थी उनके आपस के बीच में ही बट रही थी। लेकिन ऑफ कोर्स युधिष्ठिर ने क्या कहते, दुर्योधन ने उनको 5 पांडवों को कोई भी गांव नहीं दिया, जमीनें नहीं दी, तो वो युद्ध हो गया, फिर वो तो अपने आप में ही है। दूसरा एक होता है ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी में मैटरनली सिस्टम के अंदर ये होता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद वुमेन को मिलती है। लेकिन ऐसा हमने कहीं देखा नहीं है। एक एग्जाम्पल सेट हुआ था गुप्ता एम्पायर के अंदर चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उनकी शादी हुई थी वाकाटक साम्राज्य के रुद्रसेन सेकंड में। तो उस टाइम पीरियड पे एक बार ऐसा हुआ था कि प्रॉपर्टी जो है प्रभावती गुप्ता को मिली थी, तो ये तो उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी इनको मिली थी ना। तो ये एक एग्जांपल सेट था कि पैटर्नली सिस्टम के अंदर ऐसा होता है कि शायद से मरने के बाद वुमेन की प्रॉपर्टी, मरने के बाद फैमिली के हेड के मरने के बाद प्रॉपर्टी जो है अगर बेटी को मिलती है तो मैटरनली सिस्टम, बेटे को मिलती है तो पैटर्नली सिस्टम, पर पैटर्नली सिस्टम ज्यादा इस्तेमाल होता था इसीलिए। अब एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन और लैंड होल्डिंग अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी हमें पता है कि भाई एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ऑफकोर्स उससे प्रोडक्टिविटी होती है रूरल एरिया के अंदर सबसे ज्यादा, और उसके बाद इसकी वजह से लैंड शेप जो होता है वो पूरी तरीके से क्लास के स्ट्रक्चर्स को बनाने की कोशिश करता है। अब हमारे इंडिया के अंदर जिनके पास जमीन नहीं होती है उन्हें हम टेनेंट्स कहते हैं। टेनेंट्स का मतलब होता है जोतदार, कल्टीवेटर हु लीज देयर लैंड
देयर लैंड फ्रॉम द लैंड ओनर्स। मतलब ये जोतदार वो होते थे, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा अमीर बंदा है, एग्जाम्पल के लिए मैं आमिर खान बोल देता हूँ। अब आमिर खान एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अमीर मान लीजिए, खान भी नहीं तो फिर आप कहेंगे कि बॉलीवुड स्टार की आप बेइज्जती कर रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पे आमिर के पास बहुत सारी कई एकड़ में ज़मीनें हैं, तो वो नॉर्मल सा मेरे जैसे नॉर्मल किसान को, विजय को कहता है कि इस ज़मीन का प्रॉपर्टी का हिस्सा तू रख ले, इस प्रॉपर्टी के हिस्से से क्या होगा, इस प्रॉपर्टी के हिस्से से जो भी पैसा निकल के आएगा वो पैसा तेरे को एज अ रेंट के रूप में लैंड ओनर को देना पड़ेगा। तो ये इसे हम जोतदार बोला करते थे। अगर रेंट लेट हो गया तो ऑफ कोर्स फिर उसको बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था। ये वो लोग होते थे जो बेचारे छोटी क्लास के रैयत टाइप, छोटे रैयत होते थे, बहुत छोटे, जिनके पास अपनी खुद की जमीनें होती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत कम इनकम होती थी ऑनर के कंपैरिजन में। बड़े बड़े जो लैंड ओनर होते हैं, जोतदार जो होते हैं, जो अमीर जोतदार होते हैं, वो रैयत को क्या कहते हैं, किसानों को जमीनें दे देते हैं और कहते हैं कि इस पे जोतो बो, अगर आप लेट हो गए तो ऑफकोर्स आपकी जमीनों को हम रख लेंगे या तुम्हें गुलाम बना दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए दे हैव टू पे सब्सटेंशियल रेंट फॉर द लैंड ओनर्स, जो मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे ये होता था कि ज़्यादातर 50 से 75% लोग ऐसे होते थे कभी कभार जिनकी क्रॉप फेल हो जाती थी, और क्रॉप फेल होने की वजह से फिर ये इनको गुलाम बना लिया करते थे। ऑफकोर्स गुलाम बना लिया करते थे, तो अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे एक रैयत वाली सिस्टम बना था। ये आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि रैयत वाली सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बुक में डिस्कस नहीं है। इन द रूरल एरिया देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन द कास्ट एंड द क्लास। अगर आप वर्ण सिस्टम के हिसाब से देखें तो सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, देन क्षत्रिय होते थे, देन वैश्य होते थे, देन शूद्र होते थे। आज की डेट में ये क्या हो चुके हैं, आज की डेट में इन्हें जनरल बना दिया गया है, और उसके बाद क्या कहते हैं, जो सबसे शूद्र हैं उनको एसटी बना दिया गया है, इनको एससी बना दिया गया है, और इनको ओबीसी बना दिया गया है। इवन ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा तबका ही पूरा एससी बन चुका है। तो मतलब पहले वर्ण सिस्टम था, हमने ये सिस्टम बना दिया। ऐसा बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ रिलीजन के अंदर जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, जो आज जनरल कैटेगरी के अंदर होते हैं, वो हर जगह सुप्रीम नहीं होते थे। हर जगह पे सुप्रीम होने के लिए अपर कास्ट के जो लोग हुआ करते थे उनके पास प्रॉपर्टी का हिस्सा ज़्यादा हुआ करता था, और वही लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा इलाकों के अंदर डोमिनेट किया करते थे। ऑफकोर्स जिनके पास प्रॉपर्टी का हिस्सा ज़्यादा होगा तो वो नंबर में क्या कहते हैं कम ही होंगे, और उनका डोमिनेंस ज़्यादा चल रहा होगा, है ना। तो ऐसा ये कहा जाता है कि अलग अलग जगहों पे M.N. श्रीनिवास ने बताया कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग कास्ट के लोगों का डोमिनेंट होता था। हर जगह ब्राह्मण लोगों का भी डोमिनेंट देखने को हमें नहीं मिलता था। इकोनॉमिकली पॉलिटिकली डोमिनेंट अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के लिए जाट एंड द राजपूत इन द यूपी, ठीक है, लिंगियात और वोकलिंगस इन कर्नाटका, और उसके बाद कमा और उसके बाद रेडीज जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर जाट सिख लोग, इनकी बहुत चलती है, इन पे प्रॉपर्टीज बहुत होती है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कास्ट के बेस पे इनका डोमिनेंट ज़्यादा होता होगा, है ना। और दलित लोगों को ऑफकोर्स प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं होता था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं दो ही क्लास जो डोमिनेंट लैंड ओनरिंग हुआ करते थे, वो ऑफकोर्स क्या कहते हैं थोड़े से मतलब जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़े से नीचे हुआ करते थे। और जो शूद्र हुआ करते थे ऑफकोर्स ज़्यादातर किसान हुआ करते थे, लैंडलेस लेबर हुआ करते थे, और दलित और अनटचेबल जो लोग हुआ करते थे उनको समाज में ज़मीन रखने का हिस्सा नहीं दिया जाता था। तो ऑफकोर्स ये बड़े लोगों से ज़मीन किराए पे लेते होंगे या अपना जीवन यापन करने के लिए कहीं दूसरी जगहों पे काम करते होंगे, है ना। तो ऐसे केसेस पे क्या हुआ, ऐसे केसेस पे ये होता था कि पूरे गाँव के अंदर लोग किराए पर काम करने वाले लोगों को भेजा करते थे, और एक ग्रुप हुआ करता था, इन्हें हम प्रॉपर्टेरियर्स कास्ट बोलते हैं, स्वामित्व वाली जाति। ये संसाधनों के काफ़ी हिस्सों पर क्या कहते हैं कंट्रोल रखते हैं, और श्रमिकों को काम कहाँ करना है ये उनको बताया करते थे। तो ऑफकोर्स फिर उनसे बेगैर की मजदूरी करवाई जाती थी, सस्ती मजदूरी, या मैं कहता हूँ बॉन्डेड लेबर करवाया जाता था। तो ये गलत था समाज में। जो दलित और अनटचेबल लोग हुआ करते समाज में, अगर उनको हम प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं देंगे तो ऑफकोर्स समाज में प्रॉब्लम होगी, और ये समाज स्पेशली उनको कहता था कि उनको काम ही करना है। इसकी वजह से समाज में क्या होता था, फ्री लेबर जो था वो होता था। तो ये एक तरीके की गुलामी हो गई, है ना, एक तरीके की गुलामी हो गई कि बहुत से लोग जो अपर कास्ट के लोग होंगे वो छोटी कास्ट के लोगों को ना तो ज़मीन रखने का हक दिया करते थे, और ऊपर से क्या कहते हैं आप लोगों को इनसे गुलामी भी करवाया जाता था। जबकि आज़ाद भारत में या अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे ये कहा जाता था कि लेबर विदाउट चार्ज इज़ अ बॉन्डेड लेबर, एक बंधुआ मजदूरी है जो नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ एक जगह नहीं चल रही थी, बहुत सारे मेंबर ऑफ लो रैंक्ड कास्ट
member of low rank caste group had to provided labor in a fixed number of days in a year in the village of जमींदार and the landowners। बहुत बार ऐसा देखा जाता था कि जानबूझ के जो बेचारे नॉर्मल रैयत हुआ करते थे उनको फिक्स डेज पे बड़े बड़े जमींदारों के घरों के अंदर काम करना पड़ता था। तो ये जमींदारी सिस्टम जो थी, जो बहुत टाइम पीरियड अंग्रेजों के टाइम पीरियड से पहले चलती आ रही थी, ये जमींदारी सिस्टम बिल्कुल गलत थी। और इसीलिए जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे वो अपनी पूरे जो डोमिनेंट कास्ट हुआ करते थे वो अपने समाज के अंदर लोगों को बहुत पूरी तरीके से प्रताड़ना करती थी। इवन कहते थे ना कि तेरा बाप गुलाम है तो तू भी गुलाम बनेगा। तो गुलामी की प्रथा एक हायरार्की सिस्टम भी हुआ करता था, जो एक वंशवाद है। जैसे अफ्रीका के अंदर था ना कि अफ्रीका से लोग, अंग्रेज लोग अमेरिका में जाके उनसे खेती करवाया करते थे, तो ये लोग तो जानबूझ के दलित और अनटचेबल लोगों को गुलाम बना दिया करते थे। ऐसा सिस्टम बनाया जाता। तो इस सिस्टम को हलपति सिस्टम बोला जाता है और जीत सिस्टम बोला जाता है कर्नाटका के अंदर, गुजरात में हलपति सिस्टम बोला जाता है। इवन बहुत सारे लैंड ऑनर जो बिहार के अंदर देखे जाते हैं, भूमिहार्स बोलते हैं उन्हें, है ना। तो इस जाति के लोगों को देखने को मिलता है, इनका ही डोमिनेंट ज्यादा होता है। तो ये चीज गलत थी। अब जब सिस्टम अंग्रेजों का आया, जब अंग्रेज लोगों ने क्या कहते हैं 1757 का बैटल जीत लिया, बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया, उसके बाद 1857 में 100 साल के बाद मंगल पांडे वाला युद्ध जीत लिया, तो इससे क्या हुआ, इससे अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महारवाड़ी सेटलमेंट, ये सोशियोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें याद रखना है, बेसिक। बहुत सारा कुछ किताब में भरा हुआ है, मैं इतना सारा नहीं बता रहा, आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। 1973 में जैसे ही ये बंदे क्या कहते हैं बैटल जीत के आते हैं बंगाल के अंदर, तो बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट लाया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये एक परमानेंट सेटलमेंट है। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है, जमीन का हिस्सा 10 सालों के लिए या 30 सालों के लिए अंग्रेज जो होते हैं वो दे दिया करते हैं, है ना। तो ये चीज आपने याद रखनी है एक तो, ठीक है। एक तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अंग्रेज जो लोग होते थे वो जमीन का हिस्सा 30 सालों के लिए, 10 सालों के लिए बड़े बड़े जमींदारों को दे दिया करते थे। अब क्यों दे दिया करते थे, इसके पीछे हिस्ट्री का बैकग्राउंड याद कर लीजिएगा कि जैसे अवध का कोई नवाब है, अवध का एक नवाब है, नवाब के अंदर बहुत सारे जमींदार है। जमींदार क्या करते थे, जमीन का जो टैक्स हुआ करता था वो टैक्स नवाब को दिया करते थे। लेकिन ऑफकोर्स जब क्या कहते हैं अंग्रेजों ने अवध के नवाब की टेरिटरी को कैप्चर कर लिया, अवध के नवाब की टेरिटरी को कैप्चर कर लिया, तो जो टैक्स नवाब को देना पड़ता था अब वो टैक्स अंग्रेजों को देना पड़ रहा है। सिंपल सा है। तो यही परमानेंट टैक्स अंग्रेजों ने बनाया और कहा कि परमानेंट सेटलमेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें जमीन का पट्टा जो होता है 10 साल के लिए, 30 साल के लिए तुम्हें दे दिया जाएगा। अगर तुमने वो पैसा नहीं दिया तो ऑफकोर्स तुम्हारी इस जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। तो ये अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे आया। अब जमींदार क्या करेंगे, अपने से नीचे वाले बंदों से टैक्स ज्यादा वसूलने की कोशिश करेंगे। तो परमानेंट सेटलमेंट, फिर अंग्रेजों को समझ में आया कि परमानेंट सेटलमेंट काम नहीं कर रहा है, डायरेक्टली रैयत से बात करो, किसानों से बात करो, इसलिए रैयतवाड़ी सेटलमेंट लाया गया। रैयतवाड़ी सेटलमेंट आप देख सकते हो थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया 1820 के अंदर। दिस सिस्टम वाज प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द साउथ इंडिया, कर्नाटका के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, इधर के अंदर ये रैयतवाड़ी सिस्टम लाएगा। इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। फिर एक सिस्टम लाएगा महारवाड़ी सिस्टम। महारवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में लाया गया। तो ये जो महारवाड़ी सिस्टम था, इसमें किसानों से डील होती थी, इसमें ग्रुप ऑफ किसानों का जो हेड होता था उससे डील होती थी, और इसमें डायरेक्टली जमींदारों से डील होती थी। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। ये चीज इसलिए होता था कि जो जमींदार जो होते थे, धीरे धीरे करते जिनकी जमींदारी नीलाम होती चली जाती थी, अंग्रेजों ने फाइनली क्या करा, 1856 के अंदर समरी सेटलमेंट लेके आए। समरी सेटलमेंट का मतलब सिंपल सा था कि अंग्रेजों ने बोला कि जितने भी जमींदारों के पास इतनी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, इतने एकड़ में जमीनें हैं, तो ऑफकोर्स उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाएगी। तो छीन ली गई समरी सेटलमेंट के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट के बाद हम लोगों ने जमींदारी सिस्टम खत्म करा। जमींदारी सिस्टम खत्म करने का मतलब ये था कि हम जो बेचारे टेनेंट्स होते थे उनके साथ तो भेदभाव हुआ करता था, उसके लिए हमने आवाज उठाई। आजादी के बाद सारे सिस्टम खत्म करने के लिए बोला कि उनकी सिक्योरिटी होनी जरूरी है। दैट इज वाई उनकी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करा गया और इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे लैंड सेलिंग एक्ट लाया गया, जिसमें हमने कहा कि हम जमींदारी सिस्टम को खत्म करेंगे। इसमें बेनामी संपत्ति को लेकर बहुत सारी दिक्कतें होती रहती थी, वो हम बाद में इन फ्यूचर पढ़ेंगे आगे वाले पार्ट में। वीडियो के तीसरे पार्ट में हमको जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तीसरे पार्ट का वेट करिए, बहुत ध्यान से होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस इज इट इन दिस वीडियो।